बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड करता है। इससे पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वाले टॉपिक को जो है कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास जो हमारा मेथड होता है, पहले हम टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम अपने जो है ना मेन टॉपिक पे आते हैं। तो पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो फंडामेंटल और एक है राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइट का क्या मतलब है। राइट एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा आपका हक है, एज अ ह्यूमन बीइंग आप कहते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए और नेचर आपको वो प्रोवाइड भी करती है, वो है आपका राइट। देन आ जाता है फंडामेंटल राइट। अब देखें, हमारे यहाँ मुख्तलिफ लॉज़ हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी लॉज़ हैं, हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉज़ हैं, हमारे पास सिविल लॉज़ हैं, क्रिमिनल लॉज़ हैं। तो ये सारे लॉज़ अपने सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्या वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो राइट्स जो आपका सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड आपको प्रोवाइड करे वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। यानी कि इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा ना, वो इन राइट्स को वायलेट किसी सूरत नहीं करेगा। इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है कि ये बुनियादी हकूक़ हैं, इनको हर लॉ बनाते हुए जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। अब देखें, हमारे मुल्क में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो सुप्रीम लॉ है। इसलिए वो लॉज जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी राइट्स हमें अदर लॉज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास लीगल राइट्स आप उनको बोल सकते हैं। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट। आपने सिंपल याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपका सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड प्रोवाइड करे, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, इसलिए वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ डील करते हैं आर्टिकल 8 to 28। आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 8 और 9 देखेंगे। आर्टिकल 8 हमें कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। वो लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अगेंस्ट होना। इनकंसिस्टेंट होंगे, अगेंस्ट होंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो वॉइड होंगे। देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इनको फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं कि कोई भी कानून जो है वो बनाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि वो इन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो इन राइट्स के अगेंस्ट है, आर्टिकल 8 कह रहा है, तो वो लॉ जो है वो वॉइड होगा, उस पर अमल नहीं होगा। क्लॉज 1 कहती है एनी लॉ, एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी लॉ, कोई भी कस्टम या यूजेज, कोई प्रैक्टिस जिसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ है, अगर है वो, इन सो फार एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स, अगर वो इन राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन, तो जिस हद तक वो इन राइट्स के अगेंस्ट है बी वॉइड, तो उस हद तक ही वो वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि एक अगर लॉ बनाया गया है उसकी कुछ प्रोविजंस तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रोविजंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। जो उसकी प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगी, सिर्फ वही प्रोविजंस वॉइड होंगी, सारा उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा। ये इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, जिस हद तक वो जो है वो इसके अगेंस्ट होगा। क्लॉज 2 हमें कहती है, अब जो क्लॉज 2 है ना वो स्टेट पे बाहर लगाती है। उसने कहा द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और रिबेजेस द राइट्स सो कन्फर्ड। उसने कहा कि स्टेट भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे ये राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, और अगर कोई लॉ बना दिया जाता है जो कि इन राइट्स के अगेंस्ट है या ये सिटीजन से उनके राइट्स छीन रहा है, तो जिस हद तक वो इनके अगेंस्ट होगा, जिस हद तक वो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, वो होगा वॉइड। कंट्रावेंशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। उस हद तक वो जो है वो वॉइड डिक्लेयर होगा। मतलब यही है ना कि पहले तो उन्होंने कहा कि कोई भी लॉ अगर मौजूद है तो अगर वो इनकंसिस्टेंट है, राइट्स के अगेंस्ट है, क्लॉज 1 कह रही है, तो वो वॉइड होगा जितना अगेंस्ट है वो। और उसने कहा कि स्टेट कोई लॉ बना ही नहीं सकती जो इन राइट्स के अगेंस्ट होगा, और अगर उसने बना दिया है, इस क्लॉज की खिलाफ वर्जी की है, तो वो लॉ वॉइड होगा। अब जी आर्टिकल 8 क्लॉज 3 जो है वो है प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल नॉट अप्लाई। ये है जी नॉन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 8।
आर्टिकल 8 की जो प्रोविजंस है जो ऊपर हमने दो बयान की हैं वो किन पे अप्लाई नहीं होगी। एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और अदर ऑफिसर्स फोर्सेस एज द चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि कोई भी लॉ जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है या किसी भी और फोर्स से रिलेटेड है और उस फोर्स का काम क्या है कि उसने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ और द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, तो उनकी प्रॉपरली ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें और डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें, तो उन लोगों पे ये लॉ जो है या ये प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होंगी। अब देखिए इसका क्या मतलब है। अब ऊपर उन्होंने कहा कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा जो इन राइट्स को छीने, लेकिन उन्होंने कहा अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस या किसी ऐसी फोर्स के खिलाफ कोई लॉ बनाया जाता है जिसका जो इनका काम जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, उनके राइट्स जो हैं वो आप जो हैं वो टेक अवे कर सकते हैं। देन आ जाएगा एनी ऑफ द लॉज specified in the first schedule in force immediately before the commencing day or as amended by any of the laws specified in that schedule। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो लॉज दिए गए हैं तो ऐसा नहीं है जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है तो कमेंसिंग डे से ही जो है वो ये प्रोविजन उस पर भी अप्लाई नहीं होंगी। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझे, फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, लेकिन इस चैप्टर ने कहा है कि आपके पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी से जो है वो आपसे छीन नहीं सकता। तो उसने कहा कि देखें गवर्नमेंट के पास राइट है, वो आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, इसलिए जो फर्स्ट शेड्यूल में लॉज दिए गए हैं उन पे ये क्लॉज जो है प्रोविजन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अदर लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, या फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में जो लॉज दिए गए हैं, एंड नो सच लॉ और एनी प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट सच लॉ और प्रोविजन इज कंसिस्टेंट विद और रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। और उसने कहा कोई भी लॉ या प्रोविजन जो फर्स्ट शेड्यूल में बयान है उसको इस बुनियाद पर कि वो इस चैप्टर के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको वॉइड आप नहीं कर सकते। इसमें मैंने आपको लैंड एक्विजिशन वाली की बात की ना कि फर्स्ट शेड्यूल कहता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस गवर्नमेंट के राइट को ख़त्म कर दें कि जी फंडामेंटल राइट है कि जी राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसको आगे हम देखते हैं, आपको ना ज़रा क्लियर हो जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 3 within a period of 2 years from the commencing day the appropriate legislature shall bring the law specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter। अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए हमने ऊपर देखा था उसने कहा पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 3, वो कौन सा पैराग्राफ है, ये वाला है, फर्स्ट शेड्यूल में जो लॉज दिए गए हैं। तो उसने कहा कि जो क्लॉज 3 कह रहा है उसके मुताबिक जो है जब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका इम्प्लीमेंट हो गया है तो विद इन 2 ईयर्स जो लेजिस्लेचर है वो फर्स्ट शेड्यूल वाले जो लॉज हैं उनको इस तरह से चेंज करेगी कि वो राइट्स के अगेंस्ट ना रहें, कन्फर्मिटी विद द राइट्स के साथ कन्फर्म हो जाएं। ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास क्लॉज 4। एंड देन हमारे पास आ जाता है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मे बाय रेजोल्यूशन एक्सटेंड द सेट पीरियड ऑफ 2 ईयर्स बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। मतलब वो कह रहा है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर जो है वो इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है जो उन्होंने 2 ईयर्स का बताया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको 6 माह एक्सटेंड कर सकती है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी है, इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ पार्लियामेंट इज़ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, कि अगर जो वो लेजिस्लेचर जिसने इन लॉज को कन्फर करना है राइट्स के साथ वो लेजिस्लेचर मजलिस शूरा है तो सच रेजोल्यूशन शैल बी अ रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असम्बली, तो वो रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली की तरफ से दी जाएगी। नेशनल असम्बली जो है इन लॉज को चेंज करेगी विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये हमें बताया है क्लॉज 4 ने। देन आ जाता है क्लॉज 5 आर्टिकल 8 का, द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड। उसने कहा कि जो ये चैप्टर राइट्स दे रहा है उनको किसी भी सूरत सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वाज़िया तौर पे बयान कर दिया गया है कि ऐसी सूरत हाल में इनको सस्पेंड किया जा सकता है तो तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इन राइट्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। तो आज हमने देखा आर्टिकल 8
जिसमें उसने हमें बताया कि कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनाया जाएगा, स्टेट कोई लॉ नहीं बना सकती, अगर बना दिया तो वो वॉइड होगा। देन उन्होंने कहा कि ये आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस पे जो है ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती, उनके फंडामेंटल राइट्स आप जो है वो ले सकते हैं। और उसने कहा अगर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अब हम कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो लॉज दिए गए हैं फ़िलहाल उन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो विद इन 2 ईयर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 6 माह के अरसे में वो इन लॉज को चेंज करेगी ताकि वो अगेंस्ट ना रहे फंडामेंटल राइट्स के। देन उसने कहा कि अगर मजलिस शूरा ने लेजिस्लेचर करनी है तो वो रेजोल्यूशन कौन पास करेगी, नेशनल असम्बली। क्लॉज 5 ने कहा कि ये राइट्स किसी भी सूरत नहीं सस्पेंड किए जा सकते, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिचुएशन दे देता है तो ऐसी सूरत हाल में इनको ख़त्म किया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपने, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना आर्टिकल 8 उसमें हमने पढ़ लिया, और जो बेसिक राइट्स हमारे हैं वो आर्टिकल 9 से शुरू हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना शुरू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है। आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई क्यूरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।